नमस्कार। आज का पाठ है वाक्य विचार। इससे पहले आप वर्णों और शब्दों के बारे में जान चुके हैं। इस पाठ में आपको वाक्य के बारे में सविस्तार जानकारी दी जाएगी। वाक्यों का प्रयोग हम लेखन में और बोलचाल में करते हैं। किसी भी भाषा में वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। आज हम हिंदी भाषा में वाक्यों के बारे में सविस्तार जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। सबसे पहले वाक्य की परिभाषा देखिए। पदों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। जब हम शब्दों का प्रयोग वाक्य में करते हैं तो उसे पद कहा जाता है। उन पदों का समूह जो है उसका सार्थक सार्थक मतलब अर्थपूर्ण और व्यवस्थित मतलब सिस्टमेटिक ढंग से लगा होना बहुत जरूरी है एक वाक्य में। तो वाक्य की परिभाषा पदों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखिएगा। वाक्य में विचार जो भी आपके विचार हैं वह पूर्ण और स्पष्ट होने चाहिए, कहीं पे भी इनकम्प्लीट ना रहे और उनका क्लियर होना भी जरूरी है। और कर्ता कर्ता मतलब काम करने वाला, कर्म जो से उसके द्वारा काम हो रहा है, क्रिया जो करने का बोध करवा रही है, इनकी व्यवस्था होनी चाहिए। उन्हें आप सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे। उदाहरण के रूप में मैंने दो वाक्य लिखे हैं। पहला है घोड़ा घास चर रहा है। यहाँ पे घोड़ा जो है कर्ता है, काम करने वाला, घास कर्म है और क्रिया अंत में लिखी जाती है। किसी भी वाक्य में कर्ता कर्म और क्रिया यही क्रम रहना चाहिए, यही वाक्य का शुद्ध रूप है। अगर आप इसको लिख देते हैं चर रहा है घास घोड़ा, तो ये वाक्य अशुद्ध माना जाएगा। वाक्य के मुख्य रूप से दो अंग होते हैं जिसे आप घटक भी कह सकते हैं। पहला है उद्देश्य, दूसरा है विधेय, जिसे आप अंग्रेजी में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कहते हैं। पहले उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा वाक्य में कर्ता सबसे पहले होता है, तो यहाँ पर उद्देश्य क्या है? जिसके बारे में कुछ कहा जाए, यानी कर्ता। या वहाँ पे क्या था? घोड़ा जो है वो कर्ता हो गया। विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो बताया जाता है। अगर घोड़ा कर्ता था तो उसके बारे में क्या बताया जा रहा था? घास खाना। कर्म और क्रिया इसके मुख्य भाग होते हैं, मुख्य रूप होते हैं। इसका मतलब उद्देश्य जो है उसका संबंध कर्ता से और विधेय जो है उसका संबंध जो है मुख्य रूप से कर्म और क्रिया से होता है। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो भी कहा जाता है उसे हम विधेय कहते हैं। अब उदाहरण देखिए, यहाँ पर जो लाल रंग से बोल्ड किए गए हैं वे सभी उद्देश्य हैं। अब इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। रानी किताब पढ़ती है। यहाँ पर रानी जो है वो कर्ता हो गई, किताब कर्म और पढ़ती है क्रिया। तो यहाँ पर ये उद्देश्य है, बाकी विधेय है। माताजी और पिताजी बाजार गए। माताजी और पिताजी ये आपके उद्देश्य हो गए, बाजार गए ये आपका विधेय हो गए। रोगी का इलाज हो गया, यहाँ पर रोगी का आपका उद्देश्य हो गया। आशा करती हूँ ये आपको स्पष्ट हो गया है। अब आगे चलते हैं। वाक्य को दो भागों में बांटा जाता है। जब हम उसकी सविस्तार उस पर अध्ययन करते हैं तो उसको दो भागों में बांट दिया जाता है। पहला है अर्थ के आधार पर, अर्थात वाक्य का जो अर्थ निकलता है उसके आधार पर हम कैसे वाक्यों को बांटते हैं। और रचना के आधार पर, रचना मतलब कि वाक्य जो फ्रेम होते हैं उसके आधार पर उन्हें दो अलग अलग बांटा जाता है। मुख्य रूप से वाक्य को दो भागों में बांटा जाता है, अर्थ और रचना। अब इसको सविस्तार इसके बारे में जानेंगे। अर्थ के अनुसार वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। दिखने में बहुत आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बहुत भरा हुआ लग रहा है, पर जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको सरलता से समझ आ जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिए। पहला होता है विधानवाचक वाक्य। जब वाक्य आप किसी बात की सूचना देती हैं, कोई सरल कथन कहा जाता है, साधारण सा एक वाक्य बोल दिया जाता है, वो विधानवाचक वाक्य हो जाता है। जैसे हवा तेज थी, बच्चे मैदान में खेलने गए। एक सूचना दे दी गई, एक विषय की जानकारी दी आपने, ये विधानवाचक वाक्य हो गया। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। निषेध मतलब नहीं, नकारात्मक, जिसमें नहीं या मत का प्रयोग हो, निषेध किसी चीज का होना, निषेधवाचक वाक्य। यहाँ पर देखिए, यहाँ मत बैठो, यहाँ पे आपको मनाही की गई है बैठने के लिए, उसने काम नहीं किया। इन वाक्यों में देखिएगा किसी काम की मनाही हो रही है, इसलिए निषेधवाचक वाक्य होते हैं।
तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। इसका नाम पढ़ने से ही आप समझ गए हैं कि प्रश्न, जिसमें प्रश्न पूछा गया है। और इस वाक्य की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि जब भी आप इसके वाक्य के अंत में आप प्रश्नवाचक चिन्हों का भी प्रयोग कर रहे हैं। उदाहरण देखिए, तुम्हारा घर कहाँ है, आपको क्या चाहिए। यहाँ पर दोनों वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग हुआ है। आज्ञावाचक वाक्य। इन वाक्यों में आप ध्यान दीजिएगा, ये वाक्य आपके आदेश, निवेदन और आदेश, इन सब से आपकी निर्देश, अनुमति, इन सब से जुड़े हुए होते हैं। जहाँ पर आप किसी तरह का आदेश दे रहे हैं या निवेदन प्रार्थना कर रहे हैं, कृपा बैठिए, ये एक निवेदन है। और तुम सामान यहीं रख दो, ये आप उसको आदेश दे रहे हैं। आज्ञावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य। जहाँ पर आप अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, आशीर्वाद देते हैं या कोई सुझाव देते हैं, तो ये इच्छावाचक वाक्य होते हैं। जैसे आशा करता हूँ सब आएंगे, आपकी ये अपनी इच्छा है कि ऐसा हो। भगवान तुम्हारा भला करे, ये आशीर्वाद के रूप में कहा जा रहा है। फिर है संदेहवाचक वाक्य। संदेह मतलब शंका या संभावना किसी चीज़ की, जब आपको लगती है, जब आप उस पर पूरी तरह से विश्वस्त नहीं होते किसी चीज़ के लिए। जैसे शायद आज बारिश हो, कंफर्म नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। कहीं वह खो ना गया हो, यहाँ पर संभावना की जा रही है। हो सकता है आपका कोई मित्र कहीं बाहर गया है और आप ये कह रहे हैं कहीं वह खो ना गया हो, कंफर्म नहीं है इसका। संकेतवाचक वाक्य नंबर 7 में देखिए, जब इसमें 2 वाक्य होते हैं और उसमें पहले की सफलता या असफलता दूसरे वाक्य से जुड़ी होती है। सेंटेंस देखिए यहाँ पर, यदि तुम पढ़ते, यदि ये काम होता तो पास हो जाते, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते। अगर मोहित समय पर आएगा तो गाड़ी पकड़ लेगा। मतलब कि एक काम होगा तो दूसरे काम की सफलता या असफलता उसके ऊपर निर्भर करती है कि काम होगा या नहीं। और 8वें नंबर पर है विस्मयादिवाचक वाक्य। विस्मयादिवाचक होते हैं जब आप अपने शोक, हर्ष, घृणा, दुख, आश्चर्य, इन सब की अभिव्यक्ति करते हैं, उनको शब्दों के द्वारा व्यक्त करते हैं। इन वाक्यों में देखिएगा, जब आप उन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। वाह, मज़ा आ गया, अरे आप कब आए। यहाँ पर देखिए अरे और वाह के बाद आपने विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया है। यहाँ देखिए अर्थ के आधार पर वाक्यों को 8 भागों में बांटा गया है। अब पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होती हैं। पहला होता है सरल वाक्य। सरल वाक्य मतलब सिंपल सेंटेंस, जिसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। उदाहरण देखिए, माँ खाना बना रही है, मित्र घर आए। आगे चलते हैं। दूसरा है संयुक्त वाक्य, जिसमें 2 स्वतंत्र वाक्यों को योजकों द्वारा जोड़ा जाता है। 2 अलग अलग वाक्य होते हैं जिनको योजकों के द्वारा जोड़ा जाता है। यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, तुम चले जाओ पर मैं रुकूंगा। यहाँ पर जो है, तुम चले जाओ एक अलग सेंटेंस है, मैं रुकूंगा एक अलग वाक्य है, पर से इसे जोड़ा गया है, ये योजक का काम है। दूसरा है रोहन समझदार है और वह सबकी सहायता भी करता है। यहाँ पर देखिए रोहन समझदार है, समझदार यहाँ पर एक वाक्य यहाँ पर अंत हो रहा है, उसको और के द्वारा दूसरे वाक्य को जोड़ दिया गया है। इसी तरह देखिए कई योजक जो है मैंने उदाहरण के रूप में दिए हैं, और, एवं, या, किंतु, पर, परंतु, तथा और भी कई हैं। तो इनके द्वारा हम 2 वाक्यों को जोड़कर एक कर देते हैं। यहाँ पर यह है संयुक्त वाक्य। तीसरा है मिश्र वाक्य। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसे वाक्य जिसमें एक प्रधान वाक्य से एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य जोड़ दिए गए हों। इसमें एक मुख्य वाक्य रहता है, बाकी वाक्य उससे जुड़े होते हैं, उस पर डिपेंड होते हैं। यहाँ पर देखिए नेताजी ने कहा कि, यहाँ पे नेताजी ने कहा ये मूल वाक्य है और दूसरा वाक्य इसके ऊपर निर्भर है, देश से बढ़कर कुछ नहीं। ये जो की जो है कंजंक्शन का काम कर रहा है यहाँ पर देखिए ये की जो है इस 2 वाक्यों को जोड़ रहा है। यहाँ पर मूल वाक्य ये है नेताजी ने कहा, दूसरा वाक्य उस पर निर्भर है। जब आओगे तब घूमने चलेंगे, जब और तब ये यहाँ पर युगम शब्दों के द्वारा इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा गया है, आओगे तब चलेंगे।
यदि मैं प्रथम आया तो साइकिल मिलेगी। यहाँ पर मैं प्रथम आया ये मूल वाक्य हो गया, तो साइकिल मिलेगी उसके ऊपर निर्भर है। यदि और तो से इसे जोड़ा गया है। मिश्र वाक्य में जब मिश्रित वाक्य बनते हैं उनमें इन सब का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए मैंने आपको दिया है यहाँ पर कि, क्योंकि, जब तब, जैसे तैसे, यदि तो, ज्यों त्यों। इनके वाक्य भी सुन लीजिए। पहला तो की का प्रयोग आपने देखा है। वह स्कूल नहीं जा सका क्योंकि बीमार था। जब तब, जब तुम आओगे तब मैं तुम्हें लेकर जरूर जाऊंगा। जैसा तैसा, जैसा वह करता है तैसा वह फल पाता है। यदि तो का उदाहरण है, यह है ही आपके सामने। ज्यों त्यों, ज्यों ही मैं मैदान में घूमने गया त्यों ही वर्षा होने लगी। त्यों या जो ही इन सब योजकों का प्रयोग होता है। आशा करती हूँ आज का पाठ आपको समझ में आ गया होगा, वाक्य को आपने ठीक से समझ लिया होगा। फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।